जी क्या क्या हो रहा है आजकल, ज़रा बताएं हमें। शादी से अभी फारिग हुई हूँ, बेटे की शादी से। तो आजकल दावतें चल रही हैं, खाना पीना हो रहा है, इसलिए मैं बहुत सेहतमंद लग रही हूँ। तो इतने सारे जो प्रोजेक्ट आपने साइन किए हुए होते हैं, क्योंकि आपका एक पैर कराची होता है एक पैर लाहौर। हाँ। क्योंकि मैं आपसे आज अभी लाहौर में मिलती हूँ तो फिर कल अगर मैं भी कराची गई तो आप फिर वहीं पाई जाती हैं। तो ये जो चक्कर है ये कैसे इसको मैनेज करती हैं आप? एक्चुअली फिज़ा शादी तो ज़ाहिर है प्लान था पूरा शादी का। तो मैंने एक साल पहले से सारी प्लानिंग की हुई थी कि शादी के दिनों में, शादी से कुछ अर्सा पहले और शादी के कुछ अर्सा बाद तक मैं बिल्कुल मुकम्मल ऑफ पर हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे ऑफ़र हुई और दिल चाहता था कि ये साइन कर लूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये जो आजकल का टाइम है, घर पर रहना फैमिली के साथ, नई आने वाली बहू के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि मैं अपने काम पर चली जाऊँ। सबा जी, आपको लोग आपके किरदारों की तरह बड़ा जालिम समझते हैं बड़ी रौबदार हैं, क्या हकीकत भी ऐसी है? ऐसा तो नहीं है फिज़ा। अभी जैसे शादी हुई है बेटे की, तो जब वो रिश्ता मांगने गए तो उन्होंने 2 माह तक कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा सब कुछ है, सब ठीक ठाक है, तुम पसंद हो सब, लेकिन अभी तक वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेरी बहू की अम्मी ने कहा कि वो एक्चुअली जवाब तो हम फ़ौरन ही आपको देना चाह रहे थे हाँ में, लेकिन जब भी सोचती थी मैं कि अभी फ़ोन करूं और सबा से कहूं कि हमारी तरफ से हाँ है, सामने स्क्रीन पे कोई ना कोई आपका ड्रामा चल रहा होता था, आप बहू के साथ वो बुरा सलूक कर रही होती थी तो मैं घबरा जाती थी, फिर मैं रुक जाती थी और मैं बेटी से कहती थी, नेहात अभी भी सोच लो, अभी भी वक्त है, अभी भी सोच लो। तो इस चीज़ का असर तो बहुत होता है, क्योंकि हम लोगों ने भी जो अपने फिल्म स्टार जो नेगेटिव, सुल्तान राही के बारे में इतना कुछ सुना हुआ था, फिर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को जब उनके साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम काम किया तो मैं तो उनसे बड़ा दूर दूर बैठी थी डिस्टेंस से। मैं कहती थी भाई ये तो बड़े नेगेटिव लोग होते हैं, लेकिन जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने स्वीट हैं, हाँ। कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन इमेज बन जाता है, एक जो भी आप कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, एक इमेज बन जाता है। तो मेरा ना इमेज बन चुका है कि ये कोई बहुत सख्त हैं और बहुत गुस्से वाली हैं, बड़ी उसूल परस्त हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फिज़ा। आप तो हमें वैसे भी जानती हैं, आप तो बहुत ही फ्रेंडली हैं, कुछ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, लेकिन चलें कुछ अगर भरम रह जाते हैं तो अच्छी बात है। पहले तो आप खबरें पढ़ते थे, अब आपने स्पोर्ट्स शो भी होस्ट करना शुरू कर दी है, तो बहुत जल्दी जल्दी तरक्कियाँ नहीं हो रही आपकी जीएनएन में? जी बिल्कुल। सबसे पहले इनके मैनेजमेंट का शुक्रिया, और इन्होंने मुझे मौका दिया, इन्होंने मुझे चांस दी है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मैं स्पोर्ट्स एंकर बनता साथ साथ। जैसे ही मौका मिला, एशिया कप आया था, एशिया कप में पहली मरतबा मैंने स्पोर्ट्स शो किया तो उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। अब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ तो मुझे एक प्रॉपर फुल टाइम ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बल्कि एक शो मिल गया जो कि स्पोर्ट्स का शो हमेशा चलता रहेगा, पूरा साल चलेगा, इनसाइड आउट के नाम से। तो अब वो शो भी मैं वहाँ पे होस्ट भी कर रहा हूँ उस शो को। तो इनका शुक्रिया कि इन्होंने मुझे मौका दिया, जो मेरे इंटरेस्ट था, मेरा शौक़ था, मेरा पैशन था, मेरा जुनून था, जो भी कहीं कम होगा, जितना भी कहूँ मैं कम होगा, तो उस फील्ड में मुझे खुल के खेलने का मौका मिला। तो इंशाल्लाह भी और बहुत आगे जाना है। आपने मैट्रिक के बाद बतौर अनाउंसर पीटीवी ज्वाइन कर लिया, तो इतनी कम उम्री में जब आपने ये फील्ड ज्वाइन कर ली तो फिर आपकी फैमिली का रद्द अमल क्या था? फिज़ा ज़ाहिर है कि फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो लड़की उस ज़माने में तो घर से नहीं निकल सकती थी। चूँकि मैं डिबेटर रह चुकी थी अपने स्कूल में, और फिर मैं जाती भी थी, आउट ऑफ सिटी भी जाती थी, डिबेटिंग कंपटीशन में भी जाती थी। तो वो एक मेरे ख़्याल में लफ्ज़ों का चुनाव और रवानी तो थी, तो मैं चाहती थी कुछ ज़रा डिफरेंट करूं। तो जब मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए, वो थोड़ी सी छुट्टियां थी, तो हमारे घर के पास एक स्कूल होता था, उधर मैं चली गई। मैंने कहा जी मुझे तो टीचिंग करनी है और उर्दू की टीचर हूँ मैं। अब उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा आप तो बिल्कुल सही हैं, आप तो कर सकती हैं, आप हमारे प्रेप नर्सरी के बच्चों को उर्दू, फिर 5th के बच्चों को उर्दू, और मैंने वो स्कूल ज्वाइन कर लिया। क्या बात है। तो मैं घर आई, मैंने अपने डैडी को बताया कि इस तरह से, उन्होंने कहा ज़रूर करो तुम टीचिंग। अब उस स्कूल में काफ़ी आर्टिस्ट थे, उनके बच्चे बच्चियाँ पढ़ते। तो हमारी बहुत एक पुरानी आर्टिस्ट हैं वीना, उनकी अब डेथ हो चुकी है। अच्छा। वो स्टेज की एक्ट्रेस हुआ करती थी, तो वो अपनी बच्ची को लेने आती थी और वो उनकी बच्ची मेरे साथ बहुत अटैच थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सबा कभी आपको स्टेज देखना हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको लेकर जाऊं। मैंने कहा सुने, मुझे स्टेज देखने का शौक़ नहीं, मुझे टीवी स्टेशन विज़िट करने का बहुत शौक़ है। अच्छा। तो कहने लगी कि वो तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो अभी जा रही हूँ, टीवी मेरी रिकॉर्डिंग है, अगर आप चलना चाहती हैं तो चलें। मैंने कहा बस अब मुझे छुट्टी हो गई है, डैडी अभी लेने आएंगे, उन्हें मैं बता दूँगी।
अब डैडी जब मुझे लेने आए तो मैंने कहा जी इस तरह मुझे टीवी स्टेशन विजिट करने जाना, उनका जाओ बेटा कोई मसला नहीं। अच्छा, सपोर्ट। हाँ, डैडी की बहुत सपोर्ट क्या थी। बात। तो मैं उनके साथ टीवी विजिट करने चली गई। अब मैं गई तो उधर सीधी मैं पीएम ऑफिस चली गई। हमारे प्रोग्राम मैनेजर थे रफ़ीक अहमद वड़ाइच साहब, हाँ। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। रफ़ीक वड़ाइच साहब, क्या आला इंसान। तो मैं उधर गई, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं शौक, आज ऑडिशन हो रहे हैं न्यूज़ अनाउंसर्स के। मुझे कुछ जहन में नहीं था। मैंने कहा नहीं अनाउंसर का तो नहीं, मुझे न्यूज़ पढ़ने का बहुत शौक है। उन्होंने कहा नहीं अनाउंसमेंट्स के ऑडिशन हो रहे हैं, अगर देना चाहो तो दे दो। मैंने कहा ठीक है। मैं चली गई, स्टूडियो ए था, मैं गई, उन्होंने कहा जी ये प्रोग्राम है तो ये आप बोल दें। तो मैं बोल के उठ गई। अच्छा, याद कुछ नहीं किया? जैसे नहीं, वो याद कर रही लगा थी रहे तो थे। मैंने कहा याद ज़बानी याद करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा नहीं कुछ देखेंगे, कुछ ऐसे बोल दीजिएगा। मैंने, क्योंकि मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं बोल के निकल आई। फिर मैंने वापस भी वीना के साथ जाना था तो मैं उनका वेट कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि सुने वो 26 लड़कियों का ऑडिशन था तो 25 तो फेल हो गई हैं, आप सिलेक्ट हो गई। मैंने कहा क्या? कहते हैं हाँ, तो अब आप अनाउंसमेंट करेंगी। मैंने कहा अच्छा, मैं जाकर बात करती हूँ घर पर। मैं घर गई तो मैंने अपने फादर से बात की, डैडी बहुत खुश हुए। अब मैं गई, मैंने पहले दिन अनाउंसमेंट की। हमारे उस वक्त जीएम थे, वो बड़े सख्त किस्म के जीएम थे। उन्होंने देखा अपने ऑफिस में बैठ के, उन्होंने प्रोग्राम मैनेजर को बुलाया, उनके इधर ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये नई अनाउंसर है। कहते आज के बाद नजर ना आई। Oh my God। हाँ, तब हुआ था जब पतला सा मुंह होता है तो दांत बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। ये लड़की मुझे नजर ना आए, ये मुझे बहुत अगली फेस लगा है, मुझे नजर ना आए। अब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। मैंने कहा जी मुझे तो ये करनी है अनाउंसमेंट। अब रफ़ीक साहब बेचारे मुझे कह नहीं पा रहे थे कि सबा तुम्हें तो जीएम ने रिजेक्ट कर दिया, तुम तो। मैंने कहा देखो तुम्हारे ये 2 दांत जो है ना ये लंबे हैं तो ये नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से ना तुम अनाउंसर तो नहीं बन सकते। 4 दिन बाद मैंने फिर उन्हें कॉल की। मैंने कहा सर मैं आना चाह रही हूँ, दोबारा मेरा ऑडिशन ले। तो कहने लगे ठीक है आ जाओ। मैं गई, मैंने कहा ये देखें मैं तो फाइल करवा के आ गई हूँ। उन्होंने कहा सबा तुम्हें तो जुनून है। कहते हैं ये वजह नहीं है, जीएम नहीं चाह रहे। मैंने कहा भाई आप ऑडिशन करें। और वो 14 अगस्त की अनाउंसमेंट्स चल रही थी। मैं गई, मैंने वो ऑडिशन दिया दोबारा से और उन्होंने कहा कि आप आ जाएं करें अनाउंसमेंट। जब मैं अनाउंसमेंट की तो वो 14 अगस्त की एक अनाउंसमेंट थी, तो उस पर अजहर लोधी साहब ने वो हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में बैठ के मेरी अनाउंसमेंट देखी। हाँ। उन्होंने कहा कि ये कौन है अनाउंसर? उनका लोकल अनाउंसमेंट्स कर रही। कहते हैं एक तो आप इससे नेशनल अनाउंसमेंट्स करवाएं और दूसरा इसकी कैटेगरी ऊपर ले जाएं। तो उन्होंने मुझे एकदम से A+ अनाउंसर की कैटेगरी दे दी एक अनाउंसमेंट पर। क्या बात है, उनको इतनी पसंद आई। ओह माय गॉड। मुझे अनाउंसमेंट आज भी याद है। सुनाए ना है ना? प्लीज, हम तो चाहते हैं। 14 अगस्त वो दिन है जब मुसलमानों के काफिला आज़ादी को मंजिल और उनके ख्वाब को ताबीर मिली थी। काफिले की मंजिल और ख्वाब की ताबीर आज़ादी थी। आज़ादी जो एक अनमोल नेमत है, जो ज़िंदगी का हुस्न और निखार है, इंसानियत की बहार है, इंसानी हुकूक का इस्लामी तसव्वुर। आइए नाज़रीन देखते हैं इस वक्त ये प्रोग्राम।